ব্যারিস্টার আসাদুদ্দিন ওয়েসিকে লক্ষ্য করেই প্রাণঘাতী হামলা। কাল উত্তরপ্রদেশের জনসভায় হুঙ্কার দিলেন ওয়েসি, আমি মৃত্যুকে ভয় পাই না, কখনো অন্যায়ের সাথে আপোষ করব না। মুসলিম ও পিছিয়ে পড়া জাতির ইনসাফের জন্য জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত কথা বলবো। আল্লাহ যাকে বাঁচাতে চায় পৃথিবীর কোনো শক্তি তাকে মারতে পারে না। এমনই মন্তব্য উত্তরপ্রদেশের ছাপরালিতে করেন আসাদুদ্দিন ওয়েসি। ৩রা ফেব্রুয়ারি বিধানসভা নির্বাচনের প্রচারের পরে যখন তিনি দিল্লিতে ফিরছিলেন, তখন উত্তরপ্রদেশের হাপুড়ে টোল প্লাজায় এআইএমআইএম প্রধানের গাড়িতে ৪ রাউন্ড গুলি চালানো হয়েছিল। আগামী ১০ই ফেব্রুয়ারি উত্তরপ্রদেশে বিধানসভা নির্বাচন, প্রায় অনেক সিটেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে এআইএমআইএম। এদিন তিনি ছাপরালিতে বক্তব্য দিতে গিয়ে বলেন, ওরা আমাকে মারতে চেয়েছিল, কারণ আমি বিজেপির চোখে চোখ রেখে ন্যায় ইনসাফের কথা বলি, গরিবদের ওপর হওয়া অন্যায়ের জন্য প্রতিবাদ করি। মহাত্মা গান্ধীর হত্যাকারীরাই আমাকে খুন করতে চেয়েছিল। আমি মৃত্যুকে ভয় পাই না। গরিব পিছিয়ে পড়া জাতির অধিকার বুঝে নেওয়ার জন্য যদি আমি মরেও যাই কোনো সমস্যা থাকবে না, কেননা লাখ লাখ ওয়েসি জন্ম দিয়ে যাব। গরিব মজলুম পিছিয়ে পড়া মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ের জন্য আজীবন প্রতিবাদ করব। ওরা আমাকে দমাতে পারবে না। হে হত্যাকারীরা, জুলুমকারীরা, শুনে রাখো, তোমাদেরকে ভয় আমি করি না। আমি পার্লামেন্টে এনআরসি এর বিরুদ্ধে কাগজকে 2 টুকরো করেছিলাম। জেড ক্যাটাগরি নিরাপত্তা প্রত্যাখ্যান করেন আসাদুদ্দিন ওয়েসি। তিনি একমাত্র ভয় করেন আল্লাহকে। পৃথিবীর কোনো শক্তি তার ক্ষতি করতে পারবে না, এমনই মন্তব্য ওয়েসির। আমার উপর 4 রাউন্ড গুলি চলল, আমাকে বাঁচালেন আল্লাহ। আসুন দেখে নেই আগামী 6 ফেব্রুয়ারি উত্তরপ্রদেশের ছাপরালিতে কি বক্তব্য দিলেন মিম সুপ্রিম আসাদুদ্দিন ওয়েসি। मैं मौत से नहीं डरता, ना मैं कत्ल करने वालों से डरता हूँ, ना तुम्हारी गोलियां मेरी आवाज को दबा सकेंगी, ना तुम्हारी ताकत मुझे तुम्हारे ताल्लुक से डर में खौफ पैदा कर सकेगी। मुझ पर गोलियां इसलिए चलाई गई क्योंकि मैं गरीब आवाम के इंसाफ का मुतालबा करता हूँ। मुझ पर गोलियां इसलिए भी चलाई जाएंगी क्योंकि मैं हिस्सेदारी की बात करता हूँ। हम दुनिया में जिंदा हैं तो अल्लाह के रहमो करम पर जिंदा थे, हैं और रहेंगे। अल्लाह जिसको बचाना चाहता उसकी कोई जान नहीं ले सकता। अरे तुम्हारे में दम है तो मारो गोली। हाँ, हमारी गाड़ी पर हमला हुआ, 4 गोलियां उन 2 लोगों ने चलाई, मगर अल्लाह जिसको बचाना चाहता उसकी कोई जान नहीं ले सकता। और हमारा तो अटूट इस बात पर ईमान है कि जब तक कुदरत फैसला नहीं करेगी किसी की इंसान की ना मौत आएगी, जब तक अल्लाह नहीं चाहेगा ना आपकी मौत आएगी, ना कोई आपका रिस्क छीन सकता है, ना कोई आपको बेइज्जत कर सकता है। तो ये तीनों चीजें हम लिखा कर लाते। हमको ये सप्पा आरएलडी मोदी नहीं देते। हम दुनिया में जिंदा हैं तो अल्लाह के रहमो करम पर जिंदा थे, हैं और रहेंगे। गोलियां चलाने वाले वही लोग हैं जिन्होंने महात्मा गांधी को कत्ल किया था। ये 4 गोलियां चलाए हम पर, अल्लाह ने हमको बचाना था, मगर मैं उन लोगों को फिर से कह रहा हूं, मैं मौत से नहीं डरता हूं, इंशाअल्लाह ताला मैं नहीं डरता हूं। मुझे मालूम है कि इन तमाम जितने दुनिया में लोग आते हैं, अपनी माँ के पेट में पलकर जब दुनिया में आते हैं तो अल्लाह एक वक्त मुकर्रर कर दिया हर एक का, और हम और आप जाएंगे इस दुनिया से। मगर याद रखो, मैं मौत से नहीं डरता, ना मैं कत्ल करने वालों से डरता हूँ, ना तुम्हारी गोलियां मेरी आवाज को दबा सकेंगी, ना तुम्हारी ताकत मुझे तुम्हारे ताल्लुक से डर में खौफ पैदा कर सकेगी। मुझ पर गोलियां क्यों चलाई गई? क्योंकि मैं बीजेपी की आंख में आंख डालकर आप गरीब मजलूम अवाम के हक की बात करता हूं। मुझ पर गोलियां इसलिए चलाई गई, मुझ पर गोलियां इसलिए चलाई गई क्योंकि मैं गरीब आवाम के इंसाफ का मुतालबा करता हूं। मुझ पर गोलियां इसलिए भी चलाई जाएंगी क्योंकि मैं हिस्सेदारी की बात करता हूं। मैं संविधान के दायरे में रहकर जब ये बात करता हूं तो इन जालिमों को पसंद नहीं आता। ये नादान, ये बुज़दिल ये समझते कि ओवैसी की जबान को खत्म कर दिया जाएगा गोलियों से। अरे तुम्हारे में दम है तो मारो गोली। मैं मगर अल्लाह ने फैसला किया कि तुम्हारी गोली से मेरी मौत होगी, तो मैं आपसे कह रहा हूं, आप अपने हर
बेटे को, अपनी बेटी को मुझसे ज्यादा काबिल बनाना। अगर एक ओवैसी मरेगा तो तुमको मैं वसीयत करता हूं कि लाखों में तुमको मुझसे ज्यादा ओवैसियों को पैदा करना पड़ेगा। और याद रखो, हम दुनिया में आए तो जाएंगे, मगर अपने बेटों को, अपनी बेटियों को डॉक्टर बनाइए ताकि वो बीमारों का इलाज कर सके। अपने औलाद को जर्नलिस्ट बनाइए ताकि वो जालिम हुक्मरानों से बेबाकी से सवाल कर सके। आप अपनी औलाद को सियासतदान बनाइए, विधायक बनाइए, सांसद बनाइए, जिला परिषद में लेकर जाइए, चेयरमैन बनाइए, लड़िए। याद रखिए, जो ये चिड़िया होती है ना, जो आसमानों में उड़ती है, क्या वो अपने घोंसले में उड़ती है या बाहर निकल कर उड़ती है? जो चिड़िया घोंसले में उड़ती है, बाहर उड़ती है, तो क्या तुम सिर्फ अपने घोंसले में, उसके बनाए हुए घर में रहोगे या एक आजाद परिंदे की तरह उड़ोगे? उड़ो, अपने ख्वाबों को पूरा करो। याद रखो, तुमको डरने की ये जरूरत नहीं है, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। अल्लाह हमारे लिए काफी है, अल्लाह हमारे लिए काफी है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको जज्बात में लाने के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं आपसे ये भी नहीं कह रहा हूं कि मेरे हाल पर तरस खा कर तुम मंजलिस के हक में वोट का इस्तेमाल करो। मैं, अल्लाह जानता है, मैं दिल की बात, मेरी सोच और फिक्र आपके सामने रख रहा हूं। कल मोदी सरकार ने कहा कि ओवैसी तुमको जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी देते। हमारे अतराफ में कहा गया 10-10 बंदूक लेकर लोग खड़े रह जाएंगे। हमने कहा, हम जब से राजनीति में आए हमने कभी सिक्योरिटी नहीं ली और न कभी लेंगे, इंशाअल्लाह ताला नहीं लेंगे, क्योंकि मेरा मानना यह है कि छपरोली की विधानसभा के लोगों को अगर उनकी जान का तहफ्फुज़ होगा, आपको सुरक्षा मिलेगी तो मुझे भी सुरक्षा मिलेगी। अगर उत्तर प्रदेश के गरीब को, दलित को, अति पिछड़ा समाज को, उसकी जिंदगी को हिफाजत मिलेगी तो हमको मिलेगी। मोदी जी, योगी जी, याद रखिए, ओवैसी को सुरक्षा देकर आप अगर पीलू खान को, जुनैद को, इखलाक को, रकबर को अगर सुरक्षा नहीं देंगे तो क्या फायदा मेरी सुरक्षा का? क्या फायदा मेरी सुरक्षा का? इस देश में, इस प्रदेश में गरीबों को सुरक्षा की जरूरत है। और योगी आदित्यनाथ का बड़ा बुलंद बांग दावा कि हमने क्राइम को खत्म कर दिया। तुमने कौन सा क्राइम खत्म किया, हमको तो नजर नहीं आता। हमने कल पार्लियामेंट में खड़े होकर कह दिया कि हमको जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। आप अल्पसंख्यक समाज के, भारत के गरीबों को, मुसलमानों को, दलितों को, जितने गरीब, कमजोर, पिछड़े, दबाए हुए, उनको एक कैटेगरी का शहरी बनाइए। आज ये तमाम समाज नीचे तक आ चुका है, जेड कैटेगरी में आ गया है। मुझे सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है, मुझे हिस्सा चाहिए। मेरी लड़ाई हिस्सेदारी की है, मेरी लड़ाई हिस्सेदारी की है। छपरोली में स्कूल होना चाहिए, छपरोली में अस्पताल होना चाहिए, ये हमारी लड़ाई है। मेरी आपसे अपील है कि आप इस लड़ाई में, हिस्सेदारी की लड़ाई में हमारा साथ दीजिए और 10 तारीख के दिन पतंग के निशान पर आप पूरे एतमाद के साथ यहां पर मंजलिस को कामयाब कर। अगर पूरे भारत में अगर कोई ये कह रहा था कि तबलीगी जमात कोविड के फैलने की जिम्मेदार नहीं है, बल्कि उसको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, जो ऐसी तंजीम है जो इखलास की बुनियाद पर काम किया जाता है, तो किसी में हिम्मत नहीं थी। न समाजवादी पार्टी के नेता में हिम्मत थी, न आरएलडी, न बसपा के नेताओं में हिम्मत थी कि ये इस ताल्लुक से कुछ कह सके। अगर पूरे मुल्क में, कि पूरे उत्तर प्रदेश में अगर किसी ने आवाज उठाई तो उसका नाम असदुद्दीन ओवैसी था, जिसने तबलीगी जमात को बदनाम करने की साजिश की मजम्मत की। छपरोली की आवाम को मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जब आप 10 फरवरी के दिन अपने वोट का इस्तेमाल करने जाएंगे तो याद करिए कि जब कोविड की वेव में आप जानते हैं कि 27 दिन में
27 दिन में करीब 30 से ज्यादा लोगों की मौतें हुई थी छपरौली विधानसभा में। मेरी जानिब मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, मेरे बुजुर्गों, मेरे गयूर नौजवान साथियों, मैं आपको ये बताना जरूरी समझता हूँ कि जिन्होंने आपका वोट तो लिया, जिन्होंने सुरक्षा के नाम पर आपसे वोट लिया, जिन्होंने बीजेपी को हराने के नाम पर आपसे वोट लिया, जिन्होंने आपके बच्चों को सुरक्षा और उनकी शिक्षा के नाम पर वोट लिया, बताइए आज जब मसाइब और मुश्किलात के तूफान से हम गुजर रहे थे, ये कहां पर नजर आए? पूछिए समाजवादी पार्टी और आरएलडी के नेताओं से कि CAA के ऊपर आपका क्या बोलना है, तो इनकी जबानें बंद हो जाएंगी। तारीख गवाह है कि भारत की संसद में अगर किसी ने संविधान का हवाला देकर उसको काला कानून करार दिया और CAA के उस कानून की कॉपी को पूरे संसद में अगर किसी ने ये कहकर फाड़ दिया कि जिस तरह गांधी ने उस वक्त के सफेद फाम अफ्रीका की हुकूमत के कानून के खिलाफ इस तरह कानून फाड़ा था, तो सदरुद्दीन ओवैसी आपके सामने खड़ा है। मैंने उस CAA कानून को फाड़ कर बताया कि ये काला कानून है जो मजहब के नाम पर भेदभाव करता है। क्या पोजीशन है, क्या कहती है सपा और आरएलडी? इसके पास इनका कोई जवाब नहीं है। ट्रिपल तलाक का गलत कानून मोदी सरकार लेकर आई, पूछिए सपा और आरएलडी से कि आपकी इसके ऊपर क्या राय है, तो जबान खामोश हो जाएगी। आप जानते हैं कि आपकी एक आवाज की जरूरत है। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की विकास और उत्तर प्रदेश की मजबूती के लिए बहुत जरूरी है कि अल्पसंख्यक समाज की भी एक आवाज हो। अगर आप सिर्फ खामोशी के साथ वोट डालते रहेंगे, मैं आपको बताने आया हूं कि आप वोट डालेंगे भी और अनीस के हक में इंशाअल्लाह ताला अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। हम सिर्फ वोट डालने वाले नहीं है, वोट हासिल करने वाले भी हैं। आज मैं उन समाजवादी पार्टी में जो बड़े बड़े नेता अपनी जिंदगी गुजार दिए, आज घर में बैठकर रो रहे हैं कि हमको टिकट नहीं दिया गया, हमसे धोखा किया गया, हमसे इंसाफ नहीं किया गया। मैं उन समाजवादी पार्टी के नेताओं से कह रहा हूं कि तुम गैरों की चौखट पर जाकर एक हकीर विधानसभा के टिकट के लिए भीख मांग रहे हो। आओ मजलिस में हम टिकट बांटेंगे, तुमको भीख मांगने की जरूरत नहीं है। और मैं उन नेताओं को चौकन्ना कर रहा हूं, अखिलेश यादव तुमको धोखा देगा। अखिलेश यादव जिस किसी अल्पसंख्यक समाज के नेता को टिकट नहीं मिला, अखिलेश यादव उसको बुलाकर बोल रहे हैं ये लो लॉलीपॉप और मुंह में चूसते रहो। और लॉलीपॉप अखिलेश यादव क्या दे रहे? बोल रहे हैं कि सरकार आएगी तो तुमको MLC बनाएंगे, सरकार आएगी तो तुमको राज्यसभा भिजा देंगे। अरे राज्यसभा तो प्रोफेसर के मुकद्दर में जिंदगी भर के लिए लिखा है।